ठीक है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हमें मेनली ये याद रखना है कि फ्यूनिकल रेफे वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आपका इंटोगमेंट है ओव्यूल का, उसके रिस्पेक्ट में माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड ये सब चीजें किस तरीके से अरेंज है। क्लियर। जब ओवरी वॉल से एक ओव्यूल अटैच्ड होता है, ओवरी वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू एक ओव्यूल अटैच्ड होता है, तो व्हाट इज द अटैचमेंट, किस तरीके से ये ओव्यूल अटैच्ड है, किस पोजीशन से प्लेसेंटा फ्यूनिकल से अटैच्ड है, ये सारी चीजें उस ओव्यूल के शेप को डिफाइन करती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में इन्वर्टेड है। क्लियर। इन्वर्टेड ओव्यूल, इसको क्लास में भी लिया था मैंने। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री एंगल, पूरा 180 डिग्री एंगल पे टर्न कर गया तो माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड एकदम अपोजिट हो गया। माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ आ गया, चैलेजल एंड ऊपर की तरफ चला गया। दिस इज द एग्जैक्ट एनाट्रोपस, पूरा रिवर्स। ओके। माइक्रोपाइल लाइज, अब आपको हाइलम फ्यूनिकल इसके रिस्पेक्ट में इन पोजीशंस को ध्यान रखना है। चलो एक बार मैं पूरा ही बोल देती हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस जब एक स्ट्रेट लाइन में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी शेयर किया है एक बच्चे ने। तो अब कब बोल रहे हो, जब एक लाइन पे हो। एक लाइन पे कब होगा, माइक्रोपाइलर, फ्यूनिकल एंड चैलेजल एंड। ठीक है। Micropyle, chalaza and funicle are in straight line. That condition is orthotropous. हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। इट मीन्स कि जब आपका जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म ओरिजिन हो रहा होगा, जब जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन हो रहा होगा, तो जो इनिशियल एंजियोस्पर्म बने होंगे उनमें सबसे पहले क्या देखा जाता था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इन विच माइक्रोपाइलर, चैलेजा एंड फ्यूनिकल। अब आप ये पूछो कि हाइलम क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है, तो फिर बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक है। माइक्रोपाइलर, चैलेजल एंड फ्यूनिकल, दैट ऑल थ्री आर इन स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लियर है, समझ में आया। वेरी गुड। सीक्वेंस में एक बार नोट करा देती हूँ, सीक्वेंस ध्यान रखना। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पास फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के पास हाइलम, हाइलम के पास इंटुगमेंट, इस तरीके से सीक्वेंस आपका चलता है। तो इस सीक्वेंस में आप समझ लेना। और प्लेसेंटा के इधर क्या रहेगा, ओवरी वॉल्यूम, मैंने क्लास में भी बोला था तुम लोग। ओके। नाउ एनाट्रोपस जो मोस्टली है, 180 डिग्री पे टर्न है। 180 डिग्री कैसे है, देखो ये 180 डिग्री पे टर्न है, लेकिन ये इसके सीधाई में नहीं आ गया है, सब एक एक एक्सिस पे नहीं है, यहाँ एक एक्सिस पे। जस्ट माइक्रोपाइलर एंड को चैलेजल एंड बना दिया, चैलेजल एंड को माइक्रोपाइलर एंड बना दिया गया, लेकिन ये रिवर्ट इसके लैटरली आया इस तरीके से, तो ये एक एक्सिस पे नहीं। दैट्स वाई ये नहीं रहेगा कि ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस दोनों ही केस में एक एक्सिस पे है। इधर से ऐसे जा, ऐसे रेफे वाला पोर्शन इंटुगमेंट को कवर करते हुए इस तरीके से जा, दैट इज एनाट्रोपस। ओके। कैंपाइलोट्रोपस, ओव्यूल इज कर्व। अब आपको कैप्सुला, कैप्सुला क्वेश्चन आ रहा है, कैप्सुला इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल इज कर्व मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। दिस इज द क्वेश्चन, ये पूछेगा आपसे। एग्जाम्पल पूछ लिया तो आप बच गए फिर भी, लेकिन ये पूछा ना तो फिर फंस जाओगे। राइट एंगल टू फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के राइट एंगल देख लेते हैं। कैंपाइलोट्रोपस आपका ये वाला होगा, फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल को क्लियर क्लीन कर। दिस स्ट्रक्चर इज फ्यूनिकल, जो प्लेसेंटा से अटैच करेगा, ठीक है, जो प्लेसेंटा से जोड़ेगा वो फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल के राइट एंगल 90 डिग्री हुआ। इज इट क्लियर। कैंपाइलोट्रोपस एग्जाम्पल में कैप्सुला याद रखना, कैरियोफाइलम, कैपेरिस, मस्टर्ड भी इसमें है, दैट्स वाई मैंने एक बार और बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके। हेमी एनाट्रोपस, बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, हेमी एनाट्रोपस। ओके,
पार्शियली कर्व दिखेगा, पार्शियली इन्वर्टेड। हेमीट्रोपस ये वाला होगा, इसी को एनाट्रोपस बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्ट हो रहा है लेकिन अभी पार्शियली है, आधा। हेमी, हेमी एनाट्रोपस। ओके, ranunculus, amphitropous ovule as well as embryo sac is each curved like horseshoe, lamina, poppy, poppy इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो amphitropous, this one। जो फोकस आपको करना है ये वाले कर्व को फोकस करना है, ये वाला कर्व है। एनाट्रोपस में सीधा ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरीके से कर्व भी है। जैसे आपने वो देखा ना, इंटू डाइकोटिलेडॉन बनने के बाद कैसे हुआ था ये, हॉर्सशू शेप, उस तरीके से स्ट्रक्चर, इसी को आप इस तरीके से घुमा दिया, इतना नहीं घूमेगा। तो ये हो गया आपका एम्फीट्रोपस। एंड लास्ट है सिसिनोट्रोपस। The ovule turns at more than 360 angles, so funicle become coiled around the ovule. Opuntia, ये भी important है। ठीक है, टर्न हो गया, ये देखो, ये पूरा टर्न ले लिया, एंड देन उसके बाद स्टार्ट हो रहा है ओपुंशिया। इज इट क्लियर? तो इसको जस्ट आपको एक बार देख लेना है, एग्जाम्पल्स लिख लो, और एक बार आपने वर्ड और एग्जाम्पल मेन जो है ना, यहाँ से तुम इस तरीके से नोट्स एक टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो। ऑर्थ्रोट्रोपस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये एग्जाम्पल। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल अरेंजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल, 3 कॉलम बन गया। एनाट्रोपस, कैरेक्टरिस्टिक्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री एंगल पे रोटेट किया। इन्वर्टेड ओव्यूल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होता है, तो एग्जांपल आप मोस्ट ऑफ द एंजियो, लेली का एग्जांपल दिया था मैंने। कैंपाइलोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस में आप क्या देख रहे हो कि ओव्यूल कर्व है, तो नेम हो गया। ओव्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट एंगल टू फ्यूनिकल है। माइक्रोपाइलर इज मेंट टू डाउन, ये लिखने की नीड नहीं है, फिर एग्जांपल लिख लिया आपने, मस्टर्ड कैप्सिला। रेननकुलस नाम लिखा, रेननकुलस के लिए हेमी एनाट्रोपस, रेननकुलस एग्जांपल है, पूछा जाता है बॉडी ऑफ ओव्यूल इज एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। तो एनाट्रोपस का हेमी, इसका हाफ इन्वर्टेड है, लेकिन अभी पूरा इन्वर्टेड नहीं हुआ। आप जैसे अपनी पाम को बेंड करते हो उस तरीके से पूरा बेंड कर दिया, नीचे की तरफ आ गया, अभी सेम ही रख रखा है आपने, तो वो क्या हो जाएगा, हेमी, आधा। एम्फी, एम्फी ovule as well as ambryosac each curved like horseshoe, ये नाम हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पॉपी का एग्जांपल लिख लेना। सर्सिनोट्रोपस में पूरा राइट एंगल पे है। एक डायरेक्ट पूछता है कि वे इन विच स्टेज, in which structure of ovary arrangement funicles become coiled around the ovule, and example is opuntia। types of arrangement में आ जाएगा सर्सिनोट्रोपस। इज इट क्लियर? बोलो। पृथ्वी, तुम मुझे एक दिन हमसे पूछे थे रैफे क्या होता है, रैफे तुम्हारा कैसे हो जाएगा, मैंने एकदम एंड वाले पॉइंट को बोला कि ये फ्यूनिकल है। क्लियर? तो ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, एंड देन ये जो टर्न ले रहा है दैट इज द रैफे। ये दिस वन इज रैफे, ये इंटुगमेंट है, ये इंटुगमेंट है, अंदर न्यूसेलस है, उसी में डेवलप होगा आपका एम्ब्रियोसाइट। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये हो गया। नाउ आंसर करो, व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सुला। कैप्सुला से और क्वेश्चन में भेजे थे ना मनाली, चलो वो मैं ले लूंगी बात। व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सुला? कैम्फाइलोट्रोपस। ओके, क्लियर है, बी करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। व्हेन हाइलम, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन वन स्ट्रेट लाइन, द ओव्यूल इज। ओके, हो गया ये भी कवर, समझ में आ रहा है ना?
Transmission tissue is characteristic feature of transmission tissue. Okay. सॉलिड, ठीक है, जिसको ट्रांसमिट करना है, जो चेंजेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा गया था एक बार, दैट टिश्यू, विच पोर्शन ऑफ टिश्यू ऑफ स्टाइल इज रिच इन गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था, इज रिच इन, इज high number of माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी ईआर, क्योंकि ये मोर एक्टिव होंगी, ठीक है। इनको पैसेज बनाना है, रास्ता देना है, ओके। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, केमिकल इंटरेक्शन करेंगे, तो हॉलो में तो नीड नहीं है, सॉलिड पे होगा, ओके। ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा से इसको मत समझो, वेट स्टिग्मा और ड्राई स्टिग्मा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। वहां पे ट्रांसमिशन, टिश्यू में ट्रांसमिशन कैसे होगा, क्या होगा, वो यहाँ पे नहीं है। दैट इज रिलेटेड टू बाय द फॉर्मेशन, एक पाथवे, पाथ कौन दे रहा है, कहाँ पे चेंजेस होंगे, कहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, तो दैट इज यू हैव टू लिंक विद द स्टाइल। एंड देन स्टाइल में आप सोचो, हॉलो वाले स्टाइल में तो ये केमिकल रिएक्शन और पाथ की नीड बहुत ज्यादा है नहीं, क्लियर, डायरेक्शन की नीड होगी मोस्टली। तो सॉलिड स्टाइल में जो टिश्यू होंगे, जो सेल्स होंगे, उनको डिजेनरेट करते हुए वो फॉर्मेशन के लिए एक पाथ दी। इज इट क्लियर? तो ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल। Plants with ovaries having only one or a few ovule are generally pollinated by, these are the wind। जस्ट उसको आपको रिलेटेड करना है कि बाय चांस जो फिनोमिना चल रहा था जिम्नोस्पर्म में फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द फर्टिलाइजेशन, उसके लिए मेल गैमेट के नंबर्स ज्यादा फॉर्म करने पड़ रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइट इन वेट, नॉन स्टिकी इन कैरेक्टरिस्टिक। इसके वजह से जब ओव्यूल के पास वो पहुंचे तो देयर शुड बी नेचुरल टेंडेंसी कि हाँ एक ओव्यूल हो और एक भी पॉलन ग्रेन पहुंचा है तो वो वहां पे फर्टिलाइज कर सके। इस तरीके का एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडॉप्टेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दैट इज नॉट कि आप एवरीवेयर इसको आप अप्लाई करो, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस पॉइंट से सोचना है कि एक ओव्यूल, एक पॉलन ग्रेन पहुंचता है, मल्टीपल पॉलन ग्रेन पहुंचता है, अगर ये मल्टीपल ओव्यूल होता है तो बाय डिफॉल्ट उसके पास वैसे ही कम पॉलन ग्रेन आ रहे हैं और वो पूरी की पूरी ओवरी के अंदर के ओव्यूल को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाए, कन्वर्जन ही नहीं पाए, ठीक है, एंजियोस्पर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिम्नोस्पर्म में तो डायरेक्ट ओव्यूल होता था, तो वहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो प्लांट्स विद ovaries having only one or a few ovules, ovary नहीं रहेगी, क्लियर। जिम्नोस्पर्म के केस में और एंजियोस्पर्म के केस में ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स कम रहे तो वो फुल्ली फर्टिलाइज ओवरी में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स व्हाई it is reported in initial angiosperm, and the pollination of initial angiosperms are the wind type, okay, clear है? बोलो बेटा। ओके गुड। हाँ तो दैट्स वाई ना, दैट्स वाई, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है वहां पे, बाई चांस फिनोमिना ज्यादा है। तो अगर देखो जस्ट सपोज कि अंदर ओव्यूल 10 हैं और किसी तरीके से भूले भटके राही बेचारे 5 पॉलन ही पहुंच रहे हैं, तो वो कभी कंप्लीट फर्टिलाइज होने के चांसेस कम रहेंगे। कोई इशू नहीं बेटा, जहां से ज्वाइन करो वहां से सुनो, बाकी आप रिकॉर्डेड देख लें, और कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी सेंड कर दो। इज इट क्लियर मनाली नाउ? कश्मीरा क्लियर है, वेरी गुड। इस पोर्शन के अंदर चीजों को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, लिखो, अप्लाई करो और एक टेबल बना लो। पॉलिनेशन के लिए विंड पॉलिनेशन किसको प्रेफर करता है,
एक्वाटिक पॉलिन वाटर पॉलिनेशन किसको प्रेफर करता है, उस टाइम पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए, एनिमोफिलिक जो पॉलिनेशन होता है, एंटोमोफिली जो होता है, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो बस और उसको पढ़ते रहो। पढ़ लो, एक दो बार में समझ में आ जाएगा। व्हाट वुड बी द, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने कहा भी था कि मैं सॉल्व करवाऊंगी। व्हाट विद द वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलेरोन सेल्स। ओके, एलेरोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, एलेरोन लेयर में प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड आउट द प्लॉइडी। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एलेरोन सेल of a plant with 42 chromosome in root tip cells. ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे दिया है, व्हाट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कि जिसका जिसका पूछा है उसकी उसकी प्लॉइडी बताओ। रूट टिप सेल कैसी सेल है, सोमा सेल है या जर्माइनल सेल है? इट्स अ मेरिस्टेमेटिक सेल ना, रूट टिप मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या होगा प्लॉइडी, व्हाट विल बी द प्लॉइडी, रूट टिप, बेटा ध्यान से सोचो, रूट बन रहा है, टिप बन रही है, रेडिकल के बाद का स्ट्रक्चर है, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी, सोचो, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कि रूट टिप की प्लॉइडी क्या होगी। वो करेक्ट है तुम्हारा, अगर एलेरोन लेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हो तो दैट इज करेक्ट। हम्म, सभी रिप्लाई करो, एक ही ने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है सबकी जगह। चलो करो रिप्लाई, प्लॉइडी बताओ। हम्म, रूट टिप का डिप्लॉयड करेक्ट है, इस तीन बच्चों की रिप्लाई है, डिप्लॉयड है रूट टिप का। नो, एलोरोन लेयर, एलोरोन लेयर कहाँ पड़ी है, एलोरोन लेयर कहाँ पड़ी है? प्रोटीनेशियस, यस, कहाँ प्रेजेंट है? एंडोस्पर्मिक सीड में देखा था अपन ने, एंडोस्पर्मिक सीड में देखा था अपन ने, ठीक है। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म आउटर लेयर, लेयर करेक्ट है, हाँ करेक्ट, सभी को समझ में आया। तो यहाँ प्लॉइडी पहुंच गई 3n। नाउ वो 3n तक जाने के लिए बीच में मियोसिस भी आएगी। तो रूट टिप का क्रोमोसोम नंबर दिया है और 3n के लिए आपको पता है कि मतलब 2n की वैल्यू दिया है 42, एंड इसके लिए n बनेगा, n बनेगा आपका 21, एंड 21 21 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 63। इज इट क्लियर? समझ में आया? अरे दो सेंट्रल न्यूक्लियाई n प्लस n, एक n मेल गैमेट n प्लस n 3n। इज इट क्लियर? चलो अब मुझे बता जरा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं न्यूसेलस, अब करते हैं थोड़ी देर इस पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर, सेम कंडीशन है, न्यूसेलस की सेल का क्रोमोसोम नंबर पूछा है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलोरोन सेल्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो अब न्यूसेलस का हम पूछ रहे हैं, एलोरोन सेल की जगह न्यूसेलस का पूछा, तो व्हाट विल बी द आंसर?
न्यूसिलस डिप्लॉयड होता है, यस, देन आंसर इज 42, वेरी गुड. What will be the answer of generative cell? For the generative cell, 21, वेरी गुड. ठीक है, समझ में आ गया. तो आपको सबसे पहले तो वो टिश्यू, वो सेल जो पूछ रहा है उसकी प्लॉइडी तक पहुंचना है कि वो किस नेचर का था, वो कहाँ पे आपने पढ़ा है. ठीक है, अगर मैं पूछूं कि टैपेटम लेयर, टैपेटम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ो, पॉलीप्लॉइडी है वो. एंडोथीशियम लेयर, ठीक है, पॉलिन सैक वॉल, पॉलिन स्पोर मदर सेल, पॉलिन मदर सेल. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के स्ट्रक्चर को पूछ लिया जाता है आपसे. इंटोगमेंट, तो व्हाट यू हैव टू नो कि उस स्ट्रक्चर की प्लॉइडी क्या होगी, पहले तो आप वो जान. एंड प्लॉइडी एक बार पता चल गया तो आपको ये देखना है कि जहां पे उसने दिया हुआ था वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है कि यू नो, बिकॉज यू नो द बैकग्राउंड मैकेनिज्म कि जर्मिनल सेल जब डिवाइड करती है उसके पहले वो डिप्लॉयड होती है, जब रिजल्टेंट उनका फॉर्मेशन होगा मियोसिस का रिजल्टेंट, देन सेल विल बी हैप्लॉयड. तो आप स्पोर बना लो मियोसिस के बाद या आप गैमेट बना लो, वो सभी क्या होते हैं, हैप्लॉयड इन नेचर, और जब वो फ्यूज करते हैं तो फिर से डिप्लॉयड है. तो आपको रूट टिप को पकड़ना होगा कि यहाँ पे क्या होता है. नाउ रूमिनेट एंडोस्पर्म, ये तो बस फैमिली का नाम याद रखना है बेटा, सुपारी वाला एग्जांपल मैंने दिया था वो वाला है. एरिकेसी फैमिली, पाल्मी फैमिली, जिसमें आपका कोकोनट वगैरह आ जाते हैं, है ना, पाम, कोकोनट, वो सब आ जाते हैं, वही है. इज इट क्लियर? ठीक है. ठीक है, ये बस आपको ये याद रखना है कि फैमिली के नाम दिए. इसके लिए एक नाम और आता है, एनोनेसी. एनोनेसी, पहले प्लांट क्लासिफिकेशन बहुत भयंकर आता था बेटा, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता था. इतने सारे साइंटिस्ट, इतनी सारी फैमिली, इतने वेरिएशन, और उसके बाद क्वेश्चन आते थे तो बस. अब तो सिमटा हुआ है, सिर्फ फंजाई और एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है फैमिली वाला. बाकी तो आपको एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तरह पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की तरह पढ़ना है, क्लास पढ़नी है उसमें कोनिफेरस साइकेडस, एंड इधर आपका टेरिडोफाइटा में लोअर टेरिडोफाइटा, हायर टेरिडोफाइटा. ठीक है, हेटेरोस्पोरी वाला कॉन्सेप्ट. फैमिली वगैरह नहीं आती, पहले बहुत आती थी. तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज फैमिली, नेम ऑफ फैमिली. जो आप क्लासिफिकेशन में देखते हो ना, नेम ऑफ फैमिलीज है. इन विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस, एपिजियल एंड हाइपोजियल. इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ग्रोथ में एपिजियल कंडीशन क्या होती है, हाइपोजियल कंडीशन क्या होती है. हाइपो मीन्स आप इतना याद रखो, हाइपो मीन्स बेलो होता है, लोअर द, जियल जियोग्राफिकल स्केल से रिलेटेड आपका है. तो सॉइल के नीचे अगर कॉटिलेडॉन ग्रो कर रहा है, जैसे इस केस में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखो आप. और जो आपको मैंने एक टाइम लैप्स वाला वीडियो शेयर किया था, उसमें कैसे ये जर्मिनेट किया सीड, उसके बाद ये बाहर की तरफ निकला और तब वहां से कॉटिलेडॉन से टू लीफ निकलते हुए बड़ा हो रहा था वो प्लांट. याद आया? तो वो कैसा है, एपिजियल, जियोलॉजिकल जो आपका लेयर है उसके ऊपर. ओके. नाउ जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है यहाँ पे कि विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस, तो इसके लिए आप जाओ थोड़ा सा रिकॉल करो, व्हाट इज हाइपोकॉटिल, व्हाट इज एपिकॉटिल. तो कॉटिलेडॉन के लेवल के एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल के नीचे जो पोर्शन होता है दैट इज हाइपोकॉटिल. अबव जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडॉन के नीचे, हाइपोकॉटिल, एंड अबव जो होता है एपिकॉटिल. अब देखो ध्यान से दोनों इमेज को बेटा, व्हेन आई सेड हाइपोकॉटिल, हाइपोजियल, हाइपोजियल में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे है सपोज हाइपोकॉटिल वाला एरिया, एंड देन रेडिकल वाला पोर्शन उसके नियर बाय रहेगा, एंड देन एपिकॉटिल वाले के पास प्लूम्यूल वाला एरिया था. तो अगर इसको हाइपोजियल ग्रोथ करना है, मतलब इस स्ट्रक्चर को, कॉटिलेडॉन वाले पोर्शन को सॉइल के अंदर रखना है, तो किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए, above the cotyledon, so that is एपिकॉटिल. तो ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी, एपिकॉटिल की. दूसरा केस क्या है, एपिजियल. ठीक है, कॉटिलेडॉन वाला पोर्शन सॉइल के बाहर आया,
हाइपोजियल एपी के साथ जाएगा, एपिजियल हाइपो के साथ जाएगा। अब कॉटिलेडॉन वाले पोर्शन को बाहर आना है, मतलब कॉटिलेडॉन के नीचे वाला ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ देखो इस तरीके से, ये ग्रीन वाले पोर्शन को फोकस करो तो हाइपोकॉटिल ग्रो किया और ये बाहर की तरफ ऊपर इसको ले आया। ठीक, इसके ऊपर आया। अब नाउ एपिकॉटिल यहाँ है बेटा, हाइपोकॉटिल इतना लंबा हो गया। समझ में आई ये बात, इसलिए मैंने इमेज लगा दी। तो दैट इज एपिजियल। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? इन विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एपिजियल। एपिजियल आए तो हाइपोकॉटिल, एपी के साथ हाइपो, एंड दूसरा भी शायद यही क्वेश्चन है, हाइपोजियल हाइपो के साथ एपी। इज इट क्लियर? समझ में आया? कॉन्सेप्ट भी समझते चलो, समझ में आया? इमेज में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, देख लेना फिर। समझ में आ गया ना? बस कॉटिलेडॉन को बाहर ला रहे, सॉइल के बाहर कॉटिलेडॉन आया तो उस केस में आपको हाइपोकॉटिल को ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉटिलेडॉन के ऊपर है प्ल्यूम्यूल वाला एरिया, तो कॉटिलेडॉन के नीचे वाला एरिया बाहर आया है, इसलिए हाइपोकॉटिल ज्यादा ग्रो करेगा। हाइपोकॉटिल, कॉटिलेडॉन अंदर है, अंदर से बाहर दूसरा एरिया आ रहा है, मतलब एपिकॉटिल को ग्रो करा रहा है, तब वो बाहर की तरफ आ रहा है, एपिकॉटिल ज्यादा ग्रो करेगा। रुमिनेंट, हाँ ये तो मैंने पहले भी बताया था। तो एनोनेसी, पाल्मेसी, मिरिस्टिशियसी, ये सब फैमिली के नाम है, आप ये देख लो। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन साइट्रस, सिट्रस, इसको तुम ले जाओ बेटा, देखो मैं रिलेट करा देती तुम्हें, किस चीज से करो रिलेट। एडवेंटिशियस अपन पढ़ते थे ना, एडवेंटिशियस रूट, मतलब रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट बनी तो उसको अपन ने क्या बोला था? एडवेंटिशियस, वो रूट के केस में था। अब एम्ब्रियो, जाइगोट के अलावा कहीं से भी एम्ब्रियो बना है तो क्या हो गया वो? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इज इट क्लियर? टर्म पकड़ पाए? ये मैंने बताया नहीं क्या क्लास में? पॉली एम्ब्रियोनी वाले दिन ये टर्म नहीं बताया क्या? मिस हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और सिट्रस के केस में, अब बताओ तो आंसर बताओ, अब बता लोगे तुम लोग। बहुत सर दर्द हो रहा है आज, बताओ जरा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यहाँ पे क्या आंसर होगा? पॉली एम्ब्रियोनिक किस पोर्शन से दिखाया था सिट्रस में? देखो पॉली एम्ब्रियोनिक कैसे हो सकता है ना, जैसे एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो में बहुत सारा डिवीजन हो गया और पॉली एम्ब्रियो कंडीशन हो गया, एक तो वो होता है पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक, फिर जो आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था वो क्या था? सिट्रस का एग्जाम्पल लेते हुए न्यूसेलस वाले पोर्शन से, यस करेक्ट। ओके, तो न्यूसेलस से डेवलप हो गया था, न्यूसेलस इन्वॉल्व हो गया डायरेक्ट, न्यूसेलस की प्लाइडी होती है 2n, तो डायरेक्ट वहां पे 2n सेल मिलके बंच बना लिए, ग्रुप बना लिए, और उसके अंदर रेडिकल प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो गया, एंड इट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। देन दैट इज द एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, जिसकी प्लाइडी वही होगी जो आपकी जाइगोटिक एम्ब्रियो की होती है, ये भी 2n, ये भी 2n। इज इट क्लियर? इंटोगमेंट क्या होगा? 2n। फर्टिलाइजर क्या होगा? 2n। प्लॉइडी लिखते चलो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया क्लियर रहेंगे। ये तो हो गया है। ट्यूब लिबरेटेड देयर मेन into the aileron in main grain is especially rich in protein. Okay. What would be the number of chromosome in the cell of aileron layer? अब ये हो जाएगा सवाल। चलो चलो, यहाँ पे सिनर्जिड दिया हुआ है, फटाफट बताओ व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सिनर्जिड। बताओ बताओ, हो जाएगा। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड की प्लॉइडी बताओ। अगर आपने प्लॉइडी बना दी तो आंसर आपके पास आ जाएगा, अपने आप चल के आएगा। एन, यस करेक्ट।
तो आंसर विल बी कैलकुलेट करो। क्या बोला है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ द एलोन, अच्छा एलोरन लेयर का पूछा है। चलो ठीक है। इन अ प्लांट स्पीसीज विद 8 क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड, मतलब एन की वैल्यू दे दिया 8 और एलोरन लेयर अभी सॉल्व किया था अपन ने ट्रिप्लॉइड 3n, 8 त्रिक 24, आंसर शुड बी 2। हुआ सॉल्व। कितना टाइम क्यों लगता है तुम लोग, अप्लाई 24। हाँ कॉन्फिडेंस से बोलो हाँ, एलोरन लेयर ही था। ओके, ये सब सबको हो गया होगा। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट 3+2+3, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, और इसमें अगर 4+4 दे दे तो वो करेक्ट होगा क्या? डेवलपिंग एम्ब्रियो में 4+4 हो सकता है, चैलेजल एंड पे एंड माइक्रोपाइलर एंड पे, याद आ रहा है? वो भी ध्यान में रखना। क्या कंडीशन पूछा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब सेंटर में मूवमेंट कराएगा 3+1 वाला, 3+1, 3+1, then it will be 3, 1+1 and 3, 3 to 1, 3 to 3। डिफरेंस समझ में आया अभी मैंने जो बताया उसमें और इसमें, इसलिए मैं ऑप्शन देखने लगी। ओके, क्या लिख दिया यहाँ मैंने? अच्छा वो तुम लोग टैप ब्रूड मैकेनिज्म वाला, ओके। कल वो लेक्चर एक शेयर किया था, वो कंप्लीट हुआ? लीवर मैकेनिज्म, टैप डोर मैकेनिज्म, फिग एंड वास्प रिलेशनशिप। मैंने बीच में भी क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता नहीं था कि वो कंटेंट तुम्हारा कवर नहीं हुआ। कल मैंने देखा वो प्लेलिस्ट में हिडन था, तो फिर आइडिया लगाया मैंने, शायद वो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। फिर मैंने वहां चेक किया तो वहां पे लेक्चर नंबर 7 8 दिया था, 9 दिया ही नहीं था। तो अभी कल कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसका आंसर देखो, साल्विनिया लीवर मैकेनिज्म को शो करता है, स्टेमन लीवर मैकेनिज्म होता है उसका, अब इमेज दिखाते हैं। एंड आपका टैपडोर मैकेनिज्म जो है वो फिकस शो करता है, सिंपल, उसके पास ऑस्टियोल वाला पोर। आपने हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था उस टाइम भी, ये कहानी आई थी शॉर्ट में। अगर कल लेक्चर सुनना है तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। उसमें फ्लावर्स के अरेंजमेंट होते हैं, मेल फ्लावर, गर्ल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। वास्प एंटर करेगा तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन लिया उसने, यहाँ पे अपने एग रिलीज करेगा और आगे जाके फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर देगा। उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन, उसके नए सीड, एंड वो वास्प वहीं पे मर जाता है, उसकी कहानी खत्म। और जो उसके स्पोर थे, जो उसके और उसके जो डेवलपिंग नए प्रोजनी होगी वो यहाँ पे ग्रो करेगी। और इस वास्प की साइज इतनी होती है कि वो इस पोर के अंदर तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है, वो अंदर जाते वक्त उसके पंख टूट जाते हैं। ओके, तो इसलिए वो वहां पे अंदर मर जाता है और उसके जो प्रोजेनी ग्रो करेगी वो गाल फ्लावर से फूड को लेंगे एंड देन वो बाहर की तरफ मूव करके अगली दुनिया में आगे साइकिल बढ़ाएंगे। तो फिग वास्प बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत एग्जाम्पल है एक दूसरे के लिए। और वो को एवोल्यूशन का भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक हाइपोथेसिस है। In this case, the receptacle forms a cup having a cavity. The cavity has a pore called, एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर, एक होता है गर्ल फ्लावर, मतलब न्यूट्रल, न मेल है न फीमेल है। बाइसेक्सुअल आप नहीं कह सकते उसको, न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या मेल फीमेल नहीं है, फास्ट स्ट्रक्चर है। अब ये भी देखो नेचर का फिनोमिना, गर्ल फ्लावर वहां पे क्यों है, ताकि उसके ओवरी उसके स्ट्रक्चर को एज अ फूड वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो इंसेक्ट के हैं, डेवलपिंग लार्वा जो इंसेक्ट के, एम्ब्रियो नहीं लार्वा जो इंसेक्ट के हैं, वो यूज कर सकते, ठीक है, एज अ फूड यूज करें। The receptacles form a cup having a cavity. The cavity has a pore called ostiole, ये भी क्वेश्चन है, near which
Male flower are present, female flower are present at the bottom, and gall flowers are present between these types. The pollinating insect is Blastophaga or galls insect. The insect lays egg in the bottom. Okay, bottom बोले तो female flower type. The larvae feed on the ovules of the gallflower. When the young insect crawl out of the inflorescence, their bodies are laden with the pollen grain and they enter into new hypanthodium, new ficovo. वहां पे पॉलिनेट करेगा एंड साइकिल इसी तरीके से दोनों की डिपेंडेंसी चलती जाती है। ये इमेज है इसका पूरा। इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में पड़ा हुआ है। पोस्ट्यूल यहाँ से एंटर करेगा, उसके बाद ये फीड कर रहा है, इसकी पूरी साइकिल चलेगी, इसके खुद के वहां पे लार्वा डेवलप होंगे, इंसेक्ट बनेगा और वो रिलीज होगा। वो पूरा डेवलप हो जाएगा तो स्पोर की साइज ऐसी है कि वो बाहर नहीं आ सकता, तो बिफोर डेवलपिंग वो बाहर आ जाएगा। उसकी पूरी जैसे कहते हैं ना अपन वो क्या नहीं, वो मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे नहीं आएगा। जस्ट आप ये समझो कि वो अपना एक्सोस्केलेटन को रिलीज करने के पहले पूरी फुल साइज कॉकरोच के जैसे कॉकरोच में देखा था ना कि पूरा फुल साइज आने तक वो आ रहा है। तो लार्वा डेवलपमेंट तो एक निम्फ जैसे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे थे कि छोटा छोटा बन रहा है विंग के डेवलपमेंट के पहले, वहां तक वहां पे हो गया एंड उसके बाद बाहर के साइड में उसका डेवलपमेंट हो। ओके, मेल में क्या होता है, देखो ये एंटर किया ना तो पहले उसको इंटरेक्शन होता है मेल फ्लावर से, तो पॉलन ग्रेन ले लो। आगे बढ़ो, गार्ल फ्लावर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आगे बढ़ो, पॉलिनेशन करो, फीमेल फ्लावर तक पहुंचा, फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड उसका डेवलपमेंट, सीड का फॉर्मेशन चलता रहेगा। वो उसकी प्रोसेस हो गई। अब ये इसने कहा एग लेस किया, ये तो खत्म हो जाएगा बेटा क्योंकि फ्लावर है। ये गर्ल फ्लावर अभी एज अ फूड वहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो इसके डेवलपिंग लार्वा जो होते हैं, इंसेक्ट के जो डेवलपिंग लार्वा है वो इस गर्ल फ्लावर जो कि सेंटर में होंगे उसको फीड करके डेवलप होंगे एंड देन वो बिफोर मैच्योरिंग मतलब बिफोर एडल्ट आप उसको समझ लो बहुत बड़े साइज के, ताकि इससे ऑस्टियोल से वो बाहर आ सके, तब वो बाहर आ जाए। इज इट क्लियर? तो फिग है वो वास्प है, फिग एंड वास्प रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका लीवर वाला मैकेनिज्म। ठीक, क्या दिख रहा है आपको? इसमें स्टेमन जो होता है ना, स्टेमन बिहेव्स लाइक अ लीवर। ठीक, कैसे? अभी देखो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये है आपका स्टेमन में एंथर वाला पोजीशन, ये हो गया स्टिग्मा वाला पोजीशन। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को दबाया और ऊपर से वो गिर गया उसके वेट से, तो जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आएगी, कुछ केमिकल नेक्टर इंटरेक्शन के लिए कुछ सिक्रीशंस है, तो वो उस पे स्टिक किया, उसके वेट से इसका एंथर झुका, एंथर झुका तो उसने क्या लिया, उसने पॉलन ग्रेन दे दिया इसको। ठीक है, पॉलन ग्रेन आ गया इंसेक्ट पे। नाउ व्हाट, फिर से ये देखो इसके बाद ये वाली मैकेनिज्म आएगी, फिर सी। ठीक, और इंसेक्ट अंदर की तरफ गया तो और ये फ्लावर का अपर लिप झुकेगा, अपर लिप ऑफ कोरोला किसको पुश करेगा, वो स्टिग्मा का पुश करेगा, और स्टिग्मा जब पुश होगा ऑलरेडी उस पे पहले एंथर लगा था एंड देन उसके बाद उस पे स्टिग्मा पे पुश होगा तो पॉलन ग्रेन एंथर से आया और स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो दिस इज लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, देखो ये लिखा है डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट एंटरिंग अनदर फ्लावर, फीमेल फ्लावर पे एंटर किया एंड द पॉलन्स ऑन इट्स बैक आर बीइंग कलेक्टेड बाय स्टिग्मा। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है यहाँ पे, तो अलग अलग फ्लावर रहेगा। ठीक है, एक फ्लावर पे बैठा तो उसके स्टेमन से एंथर से रिलीज, अब देखो यहाँ पे तो बाइसेक्सुअल दिया था, बाइसेक्सुअल से स्टार्ट किया था, फिर दूसरे फ्लावर पे वो जा रहा है तो उसका स्टिग्मा अटैच कर रहा है। तुम बस इतना समझो कि साल्विया में जो होता है दैट इज रिलेटेड टू लीवर मैकेनिज्म।
जैसे ही इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट की वेट की वजह से उसका अपर पोर्शन कोरोला वगैरह पुश करेगा और एंड्रोशियम और गैनोशियम वाला पार्ट उसके इंसेक्ट की बॉडी से टच करेगा, और अगर वहां पे पॉलिन वाला पार्ट होगा तो पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और अगर स्टिग्मा वाला पार्ट है और वो पॉलिन ग्रेन ऑलरेडी स्टिक करके आया है तो वो स्टिग्मा को ट्रांसफर कर देगा। दैट इज द लीवर मैकेनिज्म। हाउ मेनी टाइम्स फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन बाइएनियल प्लांट? बाइएनियल मतलब सीजन 2 एंड फ्लावरिंग वंस ही होगा बेटा। वो तुमको याद है ये क्या बताया था हार्मोन वाले में तुमने पढ़ा था, वर्नलाइजेशन। क्लियर? तो बाई एनुअल प्लांट में एक एक सीजन वो सिर्फ वेजिटेटिव फेज के लिए ले रहा है और सेकंड सीजन वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए ले रहा है। तो फ्लावर तो एक ही बार बनेगा। अगर एक बार फ्लावर बन के और सब डिके हो गया बेटा तो दैट विल बी एनुअल। इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझो। बाई एनुअल वो प्लांट है, ठीक? अगर एक ही एक सीजन में एक फ्लावर बनेगा तो वो एनुअल प्लांट हो जाएगा। नहीं? ठीक है, अभी क्लियर है ना? चलो, इसको तुम वर्नलाइजेशन एक बार पढ़ लेना। वर्नलाइजेशन मैंने पढ़ाया हुआ है पीजीआर में, प्लांट ग्रोथ हार्मोन में, रेगुलेटर हार्मोन एक ही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? अच्छा, इसका तुमने टैपेटम के बारे में पूछा था। हाँ, टैपेटम डेhiscence में हेल्प करता है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे कैलोज है, वहां पे सिक्रीशन भी होता है और मॉडिफिकेशन होता है और सिक्रीशन होता है। जैसे जैसे टैपेटम मैच्योर होता है ना तो इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, इट बिकम्स द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। डेhiscence का फिनोमेना अलग है थोड़ा, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो जो भी नियर बाय मॉइस्चर रहेगा ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो लाइन ऑफ डेhiscence पे ड्राइनेस बनेगी, और लाइन ऑफ डेhiscence पे जब ड्राइनेस बनता है तो वो फिर रप्चर कर जाता है। Exine of pollen grain is made up of sporopollen. Pollen grains of many species cause severe allergies. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program. नहीं? ठीक है, इसका आंसर तो पता ही था। जस्ट ये वाली चीज डिस्कस करनी थी। ये समझ में आ गया सबको? बट इसमें फॉल्स है कंपेयर टू अदर। क्या बेटा? अच्छा, ये दिया हुआ है तुम्हें फॉल्स लेयर ना। Tapetum helps in the dehiscence of anther. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding. Okay, breeding लिखा है। Crop breeding program. Crop breeding seed storage is also correct, but यहाँ पे crop breeding लिखा है, मतलब एक crop का pollen मेल गैमेट और दूसरे क्रॉप का स्टिग्मा, उस तरीके का क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम अगर कर रहे हैं तो स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, दिस इज करेक्ट। फिर आपको मोर एप्रोप्रिएट वाला फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैंने अभी इतना तुम्हें इसका डीप बताया ना, उतना डीप वाली नॉलेज देनी नहीं है जब तक वो टैपेटम के बारे में ये रूल पूछ नहीं रहा है। तो सिंपली लाइन ऑफ डेhiscence के बारे में बात कर रहा है, ये लाइन ऑफ डेhiscence के बारे में, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट बेटा। वो जो तुम नॉलेज के लिए पूछ रही थी ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टैपेटम लेयर हेल्प करती है डेhiscence में, दैट इज करेक्ट। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और इस लेवल के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ डेhiscence के बारे में वो बोल रहा है वहां पे। तो टैपेटम हेल्प का वो मेन रूल ले रहा है। मेन रूल क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसको उसने कंसिडर किया। हाँ, इसको स्टार मार्क करके लेकिन नोट कर लो।
इफ कभी ऐसा ऑप्शन आता है कि टैपेटम लेयर हेल्प इन डाइजेशन, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन बोथ ए एंड बी, देन आंसर शुड बी ए एंड बी। ओके, यहाँ तो हो गए, जितने डाउट्स मेरे पास आए थे वो सब कवर, एक्सेप्ट कुछ और कैप्सुला से रिलेटेड थे। इसके अलावा किसी को कुछ और पूछना है? और कोई टॉपिक या कोई डिस्कस करना है? हम्म। क्या चीज प्रतीक? मनाली क्या बाद में सेंड करोगे? एमसीक्यू में है, हाँ भेज दो, भेज दो। प्रीवियस क्वेश्चन इसके जस्ट पहले वाला, ये इसके पहले बोले तो क्या बता रहे थे अभी हम? ये वाला सुन लो। जैसे अपन ने प्लांट को डिवाइड किया ना कि एनुअल क्रॉप होता है, बाई एनुअल क्रॉप होता है, बाई एनुअल होता है, बाई एनियल एंड पेरिनियल। तो ये क्रॉप को आप डिफाइन करते हो। तो जो एनुअल होता है दैट इज इन प्लांट, प्लांट के केस में दैट इज नॉट रिलेटेड टू एन ईयर। एक ईयर से आप रिलेट नहीं करते हो, ठीक है? इट इज नॉट रिलेटेड टू अ ईयर, इट इज रिलेटेड टू अ सीजन। सीजन से रिलेट करते हो। एनुअल मीन्स वन सीजन, वन सीजन मतलब विंटर सीजन, समर सीजन। ओके, बाई एनुअल मीन्स टू सीजन, एंड पेरेनियल मीन्स मल्टीपल सीजन, मतलब सालों साल ग्रो कर रही, मेनी इयर्स तक वो ग्रो कर रहा है। उसमें मल्टीपल सीजन नहीं, दो ही सीजन है लेकिन वो रिपीटेड आ रहा है, तो मेनी ईयर्स हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी एनुअल वाला कैसा है? एक ही सीजन में उसका वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव फेज दोनों कंप्लीट, प्लांट इज एनुअल। बाई एनुअल, एक सीजन में वन सीजन इट ग्रोस वेजिटेटिवली एंड इन सेकेंड सीजन इट ग्रोस रिप्रोडक्टिवली, मतलब फ्लावर और फ्रूट क्रॉप जो भी बनना है वो दूसरे सीजन में बन रहा है। ओके, तो उस केस में उसको दो सीजन में डेवलप होना पड़ रहा है, उसका लाइफ स्पैन टू सीजन का है। नाउ इट इज क्लियर। तो एक सीजन में वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, सिर्फ उसका शूट और रूट सिस्टम लीफ बन रहा है और वो डेवलप हो रहा है। एंड दूसरे सीजन में उसमें फ्लावर बन रहा है, एंड फ्लावर बना तो फर्टिलाइजेशन होगा, देन फ्रूट का होगा या क्रॉप का होगा, मेनली क्रॉप्स होते हैं, तो वो फॉर्म हो जाएंगे वहां पे ग्रेन सीड। ओके, तो बाय एनुअल आप वर्ड को पकड़ोगे तो आप चले जाओगे कि दो बार फ्लावरिंग होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर कि प्लांट के केस में एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल प्लांट, हर्ब, श्रब, ट्री, ये सब पढ़ते आए हो छोटी क्लास से, वही बात है। इज इट क्लियर? चलो, तो फिर हम एंड करते हैं लेक्चर। अभी जिसको भी जो भी डाउट रह जाएगा वो मुझे शेयर कर दो, और अच्छे से टेस्ट दो। एक लेक्चर असाइन कर देंगे, उस लेक्चर को आप रिकॉर्डेड लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, एंड देन उससे पूरा आपने जो ओवरी मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा उसको डिस्कस करते हुए मंडे से लेक्चर ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अच्छे से टेस्ट देना, एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लो।
एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लो, बार बार थोड़ा टेबुलर फॉर्म में थोड़े एग्जाम्पल्स लिख के उसको रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। चलो बाय बेटा, गुड डे, बाय।